नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत अभिनंदन आप सभी का राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर के YouTube चैनल पर। मैं सीमा चारण महाविद्यालय में ही इतिहास की सहायक आचार्य। तैमूर के आक्रमण के बाद जो अव्यवस्था उत्पन्न हुई, उसके बाद में उत्तरी भारत में जो क्षेत्रीय राज्य उत्पन्न हुए उसके बारे में हमने बात की थी। सेकेंड ईयर की क्लास के फर्स्ट पेपर में ये टॉपिक दिया गया है, राइज ऑफ न्यू स्टेट्स। उसमें कुछ उत्तरी भारत के राज्यों की हमने बात की। अब हम अगले चरण में कश्मीर, उड़ीसा, असम, तिरहुत और राजपूत राज्यों के बारे में बातचीत करेंगे कि कैसे इन राज्यों में अलग अलग शासन हुए, इनकी सीमाएं कहाँ से कहाँ तक विस्तृत थी और सांस्कृतिक दृष्टि से ये राज्य महत्वपूर्ण थे तो क्यों थे। पहला जो मैं जिस राज्य की बात करने जा रही हूँ, धरती का स्वर्ग, भारत के सिर मुकुट पर विराजीन राज्य कश्मीर। उत्तरी हिंदुस्तान के जितने मुस्लिम राज्य हैं उनमें कश्मीर का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। कश्मीर की भौगोलिक परिस्थिति हम सभी जानते हैं, दुर्गम मार्ग है, पहाड़ियाँ हैं, घाटियाँ हैं। इसके कारण यहाँ काफ़ी समय तक विदेशी आक्रमणकारी प्रविष्ट नहीं हो पाए। इस कारण तुर्क इस पर अधिकार नहीं कर सके। दिल्ली सल्तनत ने ना तो इसकी तरफ कोई ध्यान दिया। 1320 में दलूचा नाम का एक मंगोल था, उसने कश्मीर पर आक्रमण किया और इस आक्रमण के कारण कश्मीर में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई और शाह मिर्ज़ा नाम का व्यक्ति जो था कश्मीर की सत्ता पर आसीन हो गया। जब तैमूर का आक्रमण हुआ 1398-99 में, उस समय कश्मीर में सिकंदर शाह का शासन था। नोट कर लीजिए, प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है। 1398 में कश्मीर में सिकंदर शाह का शासन था। सिकंदर शाह के मंत्री था सूहा भट्ट। प्रारंभ में ये ब्राह्मण था, लेकिन इसने हिंदू धर्म छोड़ करके इस्लाम धर्म अपना लिया और उसने अपने आश्रयदाता और शासक सिकंदर को सलाह दी कि हिंदुओं से जबरन धर्म परिवर्तन कराएं। जो नहीं कर रहे हैं उनसे जजिया वसूला जाए और अगर जजिया नहीं दे रहे हैं तो उनको राज्य से बहिष्कृत कर दिया जाए। इस तरह से सिकंदर ने अपने मंत्री के प्रभाव में आकर के हिंदू प्रजा पर काफ़ी अत्याचार किए। इन अत्याचारों के समाप्ति हुई कश्मीर के ही सबसे महानतम शासक जिनको माना जाता है जैन उल आबिदीन के कारण। जैन उल आबिदीन का शासनकाल था 1417 से लेकर 1467 के बीच। आबिदीन एक उदार शासक था। इसने जजिया पर प्रतिबंध लगाया और अपने राज्य में गौ हत्याएं भी बंद करवा दी। इसने हिंदुओं को ऊंचे ऊंचे पद प्रदान किए। जो ब्राह्मण निर्वासित कर दिए गए थे जजिया नहीं देने के कारण या इस्लाम धर्म ग्रहण नहीं कर देने के कारण, उनको उसने वापस बुलवाया, सम्मानित किया और जो मंदिर के पुनर्निर्माण की अनुमति भी थी वो भी इसने दे दी। स्वयं उसने हिंदू राजकुमारियों से भी विवाह किया। इतना ही नहीं कि वो धार्मिक रूप से सहिष्णु था, बल्कि वो विद्वानों का भी आश्रयदाता था। विद्या को भी उसने कई बार प्रोत्साहन दिया। उसने महाभारत और राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद कराया। ये पहली बार प्रयास हो रहा है कि जो हिंदू ग्रंथ हैं, संस्कृत ग्रंथ हैं, उनको तुर्क शासक अपनी भाषा में अनुदित करके अपनी प्रजा के बारे में जानना चाहते हैं। संगीत में भी उसकी गहरी अभिरुचि थी। अपने राज्य को संपन्न बनाने के लिए कहते हैं उसने कश्मीर में कई सारे नए नए उद्योग शुरू करवाए, जिनमें गलीचा उद्योग एक प्रमुख उद्योग जो आज भी कश्मीर का माना जाता है। व्यापार, वाणिज्य और उद्योगों को उसने प्रोत्साहन दिया। इन्हीं गुणों के कारण कश्मीरी आज भी उसे बड़ शाह या महान शासक के रूप में याद करते हैं। वूलर झील जो है कश्मीर में, वहाँ उसने जैना द्वीप का भी निर्माण करवाया और कई इतिहासकार उसकी तुलना मध्यकाल के महत्वपूर्ण शासक अकबर से करते हैं। इसके कारण कई बार इसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। ये प्रश्न कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो उत्तर है जैन उल आबिदीन। अगले जो अपने राज्य हैं, गजपति वंश का शासन था उड़ीसा का। सीमाएं आपको दिख रही हैं, उड़ीसा का राज्य दिख रहा है। पूर्वी सागर पर गंगा और गोदावरी नदियों के बीच में ये प्रदेश स्थित था। पूर्वी तट पर है भारत के। तुर्क शासक गयासुद्दीन के शासनकाल में पहली बार उड़ीसा पर आक्रमण हुआ। फिर इस पर फिरोज शाह ने भी आक्रमण किया। इसके अतिरिक्त क्योंकि ये छोटा राज्य है, कमज़ोर राज्य है, तो जौनपुर ने, बहमनी राज्य ने और विजयनगर साम्राज्य द्वारा भी उड़ीसा पर आक्रमण हुए।
धीरे धीरे उड़ीसा का जो बड़ा विस्तृत राज्य था गजपति शासकों के अधीन, वो उनके क्षेत्र से निकलते चले गए। बाबर के आक्रमण जब 1526 में हुआ तब उड़ीसा एक कमज़ोर छोटे राज्य में तब्दील हो चुका था और इसकी भी समाप्ति 1568 में मुगलों ने नहीं, बंगाल के अफगान शासकों ने उड़ीसा को बंगाल के साम्राज्य में मिला करके कर ली। अपना अगला राज्य है असम का राज्य, भारत के पूर्वोत्तर में आया हुआ। 13वीं शताब्दी के आरंभ में इब्ने बख्तियार खिलजी ने जब असम के आक्रमण किया था तब असम के दो हिस्से थे। पश्चिम में था कामरूप, जिसकी राजधानी थी प्राग ज्योतिषपुर, जो कि आजकल जो गुवाहाटी है आधुनिक, उसके पास में स्थित थी। और पश्चिमोत्तर में था अहोम का राज्य, पूर्वोत्तर में सॉरी। कई जो इसकी भौगोलिक जो अलग पृष्ठताएं हैं, जो दुर्गम पहाड़ी इलाका है और यहाँ के लोगों की जो संघर्षरत रहने की प्रवृत्ति है, इसके कई कारणों से इब्ने बख्तियार खिलजी इस क्षेत्र पर अधिकार नहीं कर सका। 14वीं शताब्दी में बंगाल के शासकों द्वारा कामरूप पर अधिकार कर लिया गया, आक्रमण किया गया और इसके कुछ हिस्से बंगाल के साम्राज्य में शामिल कर दिए गए। ये हिस्से थे मैमन सिंह, सिलहट और चिटगांव। हुसैन शाह के समय बंगाल का जो साम्राज्य था वो ब्रह्मपुत्र नदी तक सीमित स्थापित हो गया और यहाँ जो है असम के साम्राज्य की सीमाएं सिकुड़ती चली गई। 16वीं सदी में कामरूप पर कूच कबीले का अधिकार हो गया। इस कारण इसे कूच बिहार और कूच हाजो दो भागों में बांट दिया गया। अहोम राज्य पर भी कई बार हुसैन शाह और बंगाल के जो अलग अलग सुल्तान हुए, अलग अलग शासनकाल में इन्होंने आक्रमण के प्रयास किए, परंतु ये असफल रहे। अंत में अहोम में एक शासक आया शुंगमुंग, जिसने अपने राज्य की स्थिति सुदृढ़ करी और राज्य की सीमाओं का भी पूर्वोत्तर की दिशा में विस्तार किया। अगला अपना साम्राज्य है तिरहुत, प्राचीन काल के विदेह या मिथिला। इसकी सीमाएं हैं उत्तर में हिमालय, पूर्व में कोसी तक, पश्चिम में गंडक और दक्षिण में गंगा नदियों से घिरा हुआ था। यहाँ पर कर्नाट वंश का शासन था। 14वीं सदी तक ये राजवंश अपनी सत्ता बनाए रख सका। 1324-25 में गयासुद्दीन तुगलक ने यह क्षेत्र जीत लिया और मोहम्मद बिन तुगलक ने यहाँ से सिक्के भी प्रचलित करवाए थे, यानी ये तुगलक वंश के अधीन अभी आ चुका था। कालांतर में जब तुगलक साम्राज्य विनाश के कगार पर था तो छोटा राज्य है तिरहुत का, तो कई बार जौनपुर के शासकों ने, कई बार बंगाल के शासकों ने यहाँ पर चढ़ाइयाँ की, लेकिन सौभाग्यवश इस क्षेत्र की स्वायत्तता बनी रही। और तिरहुत को अगर हम याद करते हैं तो मध्यकाल तक संस्कृत भाषा का यहाँ पर अत्यधिक विकास होता रहा, इसके कारण तिरहुत को हम याद करते हैं। अगले हम आ जाते हैं राजपूत राज्यों पर। मुस्लिम शासकों के अलावा उत्तर भारत की राजनीति में राजपूत अभी भी काफ़ी प्रभावशाली बने हुए थे। तुर्क शासनकाल तक भी राजपूतों का प्रभाव उत्तरी भारत की राजनीति पर बना रहा और जब तैमूर का आक्रमण हुआ उसके बाद तो इनके प्रभाव में और इनकी शक्ति में और वृद्धि होती चली गई। राजपूतों में दो जो थे राज्य वो प्रमुख थे, मेवाड़ और मारवाड़। मेवाड़ राज्य का उत्कर्ष हुआ 15वीं सदी में राणा कुंभा के शासनकाल में। कुंभा का शासनकाल 1433 से लेकर 1468 तक माना जाता है। इसके काल में मेवाड़ राज्य का विस्तार हुआ। इसने मालवा और गुजरात के राज्यों से युद्ध किया और कुंभा को न सिर्फ अपने साम्राज्य के विस्तार में, इसके सुदृढ़ीकरण में, बल्कि उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए भी जाना जाता है। कुंभलगढ़ का दुर्ग, आबू के निकट बसंती का दुर्ग उसके काल में बनाया गया। साथ ही साथ इसने कई सारे विद्वानों को आश्रय दिया और खुद भी ये कई पुस्तकों का रचयिता था। कुंभा के विरुद्ध मालवा और गुजरात के शासकों ने चंपानेर की संधि की ताकि मेवाड़ को साम्राज्य को समाप्त किया जा सके, लेकिन इतने सारे दबाव के बावजूद कुंभा ने अपने साम्राज्य की यथास्थिति न सिर्फ बरकरार रखी बल्कि सीमाओं का विस्तार भी किया। इसी कारण इसे एक उल्लेखनीय शासक के रूप में याद किया जाता है। कुंभा की हत्या उसके स्वयं के पुत्र उदा ने कर दी क्योंकि वो जल्दी से जल्दी राजा बनना चाहता था, तो ऐसे में मेवाड़ की स्थिति वापस से विकट होने लग गई। इस परिस्थितियों में 1508 में मेवाड़ की सत्ता संभाली संग्राम सिंह उर्फ राणा सांगा ने। उसने राजपूत सभी राज्यों के बीच में मेवाड़ को प्रधानता दिलाई। मालवा के शासक महमूद द्वितीय को उसने पराजित किया, बंदी बनाया, फिर वापस से उसे मुक्त कर दिया और मालवा के कुछ भागों पर उसने अधिकार कर लिया। इसके अलावा
इसकी जो सबसे बड़ी विजय मानी जाती है वो है लोदी शासक जो कि दिल्ली सल्तनत पर काबिज था, इब्राहिम लोदी। इसकी सेनाओं को उसने खातसोली और बाड़ी के युद्धों में पराजित किया था। इसके कारण न सिर्फ राजस्थान बल्कि उत्तरी भारत में मेवाड़ जो है सर्वप्रमुख राज्य के रूप में स्थापित हो चुका था। अगला जो राज्य है वो है मारवाड़ का राज्य। इस राज्य पर राठौड़ों का शासन था। इस राज्य का उत्थान 14वीं शताब्दी में हुआ राव चुंडा के नेतृत्व में, जिसने मारवाड़ की सीमाओं का विस्तार किया। इसके ही एक उत्तराधिकारी राव जोधा ने 1459 में जोधपुर नगर की स्थापना की। जोधा ने राणा कुंभा के साथ में जो पहले से दुर्भावनापूर्ण संबंध मेवाड़ और मारवाड़ के बीच चले आ रहे थे उनको समाप्त कर दिया और सीमा संधि भी कर ली। इस तरह से मैत्री संबंधों की स्थापना हुई। इस राज्य का जो सबसे महान शासक था मालदेव, जिसको कि हशमत वाला शासक कहा जाता है, ये अकबर का समकालीन था। इसने अकबर की अधीनता ये स्वीकार नहीं कर पाया, ना कि इस देश के उत्तराधिकारियों ने आखिरकार अकबर की संप्रभुता स्वीकार कर दी। इस काल में पूरे काल में तैमूर के आक्रमण 1398 से लेकर के 1526 तक बाबर जब तक भारत में आया, पूरे उत्तरी भारत की राजनीतिक विशेषता थी अलग अलग क्षेत्रीय राज्यों का उदित होना, उनके आपसी संघर्ष और किसी की सीमाओं का विस्तार होना, किसी की सीमाओं का सिकुड़ता चला जाना, एक अस्थिरता की स्थिति। तुगलक साम्राज्य के पतन से जो वैक्यूम उत्पन्न हो गया था, शून्य उत्पन्न हो गया था, उसकी भरपाई करने के लिए अफगान और राजपूत दोनों ही अपने प्रयास में लगे हुए थे। इस संघर्ष में दिल्ली, मेवाड़ और गुजरात ये तीनों यहाँ के तीनों के शासक सक्रिय थे। दिल्ली का जो शहर है इसकी भौगोलिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप अगर दिल्ली पर कब्जा कर दो तो उत्तरी भारत के चाहे आप बंगाल, राजपूताना, मालवा, कश्मीर कहीं भी आक्रमण करना चाहो तो आपको एक सैनिक केंद्र मिल जाता है। इसी कारण सभी जो मेवाड़ भी हो, गुजरात भी हो, वो दोनों ही दिल्ली पर कब्जा जमाना चाहते थे। साथ ही साथ व्यापार और वाणिज्य का नियंत्रण भी यहाँ से आसान हो जाता। दिल्ली का नगर तो था ही राजनीतिक प्रभुत्व का प्रतीक। इन्हीं सब कारणों से दिल्ली के लिए संघर्ष महत्वपूर्ण हो गया था। इस पर लोदियों का अधिकार था बाबर का जब आक्रमण हुआ तब, पर गुजरात और मेवाड़ के शासक इस पर अधिकार करने के इच्छुक थे। अब दिल्ली तक पहुंचने का रास्ता जो कहते हैं मालवा से होकर जाता था। उस समय उन लोगों की ये मान्यता थी, क्योंकि दिल्ली के दक्षिण में मालवा स्थित था। साथ ही साथ अगर दिल्ली से आप गुजरात जाना चाहो, दिल्ली से आप दक्षिण जाना चाहो, सारे व्यापारिक मार्ग जो है मालवा से होकर जाते थे। और यही कारण था कि गुजरात का राज्य और मेवाड़, चाहे बहादुर शाह हो या राणा सांगा, दोनों ही जो हैं वो मालवा पर अधिकार करने के उत्सुक थे और मालवा के बहाने वो दिल्ली की सत्ता पर काबिज होना चाहते थे। लेकिन सफलता लिखी थी आगे जाकर के बाबर के भाग्य में, जिसने 1526 में न सिर्फ दिल्ली सल्तनत को समाप्त करके एक नए राजवंश की स्थापना की, बल्कि वापस से जो विघटन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी उस पर इसने विराम लगाया और उसके पौत्र अकबर के काल में विघटन की जगह जो है इकट्ठा होकर के एक अखिल भारतीय साम्राज्य का सपना पूरा होने का अब होने जा रहा था। इतना कहकर ही आज का ये जो सेकंड पार्ट था उत्तरी भारत में नए नए क्षेत्रीय राज्य, उस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। उम्मीद कर रही हूँ कि 16वीं सदी में उत्तरी भारत की राजनीतिक स्थिति को जानने के लिए ये वीडियो आपके लिए अत्यंत सहायक होगा। धन्यवाद।